वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा की फाइनली बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन को फाइनली कंप्लीट करके हम लोग फाइलम शुरू करने जा रहे हैं। पहला फाइलम हमारा है फाइलम पोरिफेरा। सब बहुत सिंपल करके पढ़ेंगे, इसको याद करना बहुत आसान है। क्लासिफिकेशन में सबसे मुश्किल बात जो सबको लगती है वो ये कि मेमोराइज कैसे करें फाइलम्स के नाम, हर एक फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके पास सीलोम है, किसके पास नहीं है, किसके पास सिमेट्री। जस्ट सो मच टू कीप इन माइंड, राइट। आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बट द पॉइंट इज कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हो। हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वेदर इट्स एमडी कैट, बोर्ड एग्जाम्स और नीट, whatever, हर एग्ज़ाम के लिए आपको उतना पढ़ना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि इफ़ यू पुट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन योर हेड तो बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपसे सफिशेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं कंज्यूम हो रही, यानी कि सफिशेंट डेटा भी आपको याद नहीं हो रहा, जो कि आपको लगता है कि ये आने वाला है लेकिन मुझसे याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए याद करने से पहले समझना चीज़ को इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइलम्स शुरू करने जा रहे हो और अगर अगर आपको ये नहीं पता बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता सीलोम क्या है, सिमेट्री क्या है, और डेवलपमेंट कैसे होती है एम्ब्रियो के अंदर, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए सीलोम क्या है, सीलोम के कितने टाइप्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये कवर किया था और यहाँ पे मैंने आपको ये बना के दिखाया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है ईज़ी हो जाएगा याद करना जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो। हमने देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, सीलोम क्या है, सिमेट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो 2 टर्म्स होती हैं, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटोस्टोम, पता नहीं होता, ये तो पता होता है सबको कि जब प्रोटोस्टोम में पहले माउस बनता है फिर एनस बनता है, ड्यूटोस्टोम में पहले एनस बनता है फिर माउस बनता है, ये सबको पता होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज पे ये दोनों हो रहा है, ये है क्या, क्यों हो रहा है, वो किसी को नहीं पता। इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था इसके ऊपर कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है एनिमल के अंदर और कौन सी स्टेज पे प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम बनता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो, क्योंकि आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपने बेसिक्स पहले क्लियर करो, उसके बाद आप फाइलम्स शुरू करो, तो आपके लिए याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, शुरू करते हैं हम अपना फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता है। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि फाइलम पोरिफेरा क्या है, पैराज़ोआ है या फिर यूमेटाज़ोआ है। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आता है तो ये उसके लिए क्वेश्चन है, कि अगर आपको ये नहीं पता यूमेटाज़ोआ क्या है, पैराज़ोआ क्या है, तो देन वो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि पैराज़ोआ क्या है या यूमेटाज़ोआ क्या है, बल्कि कि आपके लिए क्वेश्चन है कि पोरिफेरा का जो मेंबर है वो पैराज़ोआ है या फिर यूमेटाज़ोआ है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, पैराज़ोआ है। पैराज़ोआ वो होते हैं जिनके पास टिश्यू नहीं है, ठीक है। यूमेटाज़ोआ वो एनिमल है जिसके पास टिश्यू होता है। अब पैराज़ोआ मैंने वहाँ पे भी बताया था कि सिर्फ एक फाइलम पैराज़ोआ की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि है फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा का एक दूसरा नाम होता है, एक सेकेंड, जिसे हम लोग स्पंजेस भी कहते हैं। इन्हें आप स्पंजेस भी कह सकते हो, पोरिफेरा भी कह सकते हो, और इसे आप पैराज़ोन्स भी कह सकते हो। इन तीनों में से आप इसे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन करते वक्त मैंने कहा था कि आप पहले उसका सीलोम देखोगे, पहले सिमेट्री देखोगे, फिर सीलोम देखोगे, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे। तो वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर सिमेट्री की बात करें पहले, तो सिमेट्री कैसी होती है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपको रफ सी कुछ इस तरीके से बना के दिखा दूँ, आपको क्या लगता है इस ऑर्गेनिज्म की, समझ लो ये पोरिफेरा का एक ऑर्गेनिज्म है, साइकॉन है ये, ठीक है। या फिर इस तरीके से बाथ स्पंजेस तो होता है इस तरीके से, ये बाथ स्पंजेस ने कहा जाता है। तो ये समझ लो ये साइकॉन है, पोरिफेरा का मेंबर है एक, उसका नाम है साइकॉन। आप खुद देखो इसकी सिमेट्री है कोई, क्या ऐसे मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटूंगी, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, नहीं। अगर मैं इसे रेडियली भी कट करूंगी तो क्या ये हाफ इक्वल हाफ्स के अंदर कट हो रहा है, नहीं। बल्कि ये हाफ्स के अंदर कट ही नहीं हो रहा है, इसका कोई ऐसे भी कट करोगे तो ये हाफ
प्रॉपर इसका कोई सेंट्रल एक्सिस भी नहीं है और इसका कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, एसिमेट्री। ये एसिमेट्रिकल होता है, सही है, एसिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। उसके बाद अगर बात करें सीलोम की, तो मैंने बता दिया था ऑलमोस्ट आपको पहले भी कि सीलोम, इसके पास कोई सीलोम नहीं होती, ये एसिलोमैटिक होता है, कोई सीलोम नहीं होती। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या ये प्रोटोस्टोम है या फिर ड्यूटोस्टोम है, ये आप यहाँ पे नहीं बताओगे, क्योंकि मैंने कहा था ये चार्ट देखो, प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम बहुत हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन होती है। जो सीलोमैटिक होते हैं उनको आप प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम में डिवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पे जब इसकी सीलोम ही नहीं है तो आप इसे क्या ही बोलोगे, जब इस बेचारे की सीलोम ही नहीं है इसके पास, तो प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम तो दूर की बात है, सही है। तो अच्छा, अब आते हैं हम लोग फाइलम पॉरिफेरा की बहुत इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर। फाइलम पॉरिफेरा सबसे इनोसेंट, सबसे बेचारा सा फाइलम है, इसके पास कुछ नहीं होता, इसके पास टिश्यू भी नहीं होता, तभी तो ये पैराजोन है ना, टिश्यू नहीं होता इसके पास, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, सीलोम भी नहीं है। अच्छा, ये रहता कहाँ है, इसकी हैबिटाट क्या है, ये ज़्यादातर जो आपको एनिमल किंगडम का पहला पहला फाइलम है, जो प्रिमिटिव फाइलम्स है, पॉरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थस, इनका बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आपको वाटर के अंदर मिलेगा, और वाटर में भी आपको मरीन वाटर के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। हमारे एंसेस्टर्स क्या हैं, हमारे एंसेस्टर्स किंगडम एनिमिलिया के एंसेस्टर्स हैं प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटिस्टा के मेंबर्स, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स, वो लोग भी ज़्यादातर पानी में रहते हैं। उन्होंने जब इवॉल्व किया तो जो पहला पहला फाइलम बना किंगडम एनिमिलिया का, यानी कि पॉरिफेरा, ये भी पानी में, ठीक है, ये सारा का सारा पानी में। इसकी हैबिटाट क्या है, वाटर, और वाटर में भी मोस्टली जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो मरीन वाटर में मिलेगा, यानी कि जहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उसको मरीन वाटर बोलते हैं, ठीक है, सॉल्टिश वाटर आप जिसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो। और बहुत कम ऑर्गेनिज्म आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, सही है। उसके बाद इसकी शेप कैसी होती है, दिखने में कैसा होता है, दिखने में ये इंटरेस्टिंग होता है, इसकी कोई भी शेप, पर्टिकुलर शेप नहीं होती, सही है। ये आपको एक वास की तरह दिखता है इस तरीके से, तो इसकी शेप बेल लाइक होती है, कोन लाइक शेप आप जिसे बोल सकते हो, कैप लाइक बोल सकते हो, वाज लाइक बोल सकते हो, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या ये हिलता जुलता है या फिर बस एक जगह पे बैठा रहता है, मूवमेंट, ज़्यादातर एनिमल्स आप देखोगे वो मूव करते हैं, लेकिन पॉरिफेरा मैंने कहा ना बेचारा सा फाइलम है, इट्स अ वेरी इनोसेंट फाइलम, तो ये मूव भी नहीं करता, इसने मूव करना सीखा ही नहीं, इसने चलना नहीं सीखा, तो ये है ससाइल, नॉट मोटाइल। मोटाइल क्या होता है, जो कि मूव करे, ससाइल यानी कि जो कि एक जगह पे खड़ा हो, मूवमेंट ना हो उसके अंदर। तो ये क्या होता है, ये आपको ना ज़्यादातर अटैच्ड मिलेगा रॉक्स से, जो आपका फाइलम पॉरिफेरा है वो ज़्यादातर आपको रॉक्स से, जो सी रॉक्स होता है ना नीचे वाली लेयर के अंदर, ओशन की या सी की लेयर्स होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे नीचे वाली लेयर होती है यहाँ पे एबासियल लेयर जिसे बोलते हैं शायद, तो वहाँ पे उस लेयर में, और वैसे भी हमारे पास रॉक्स होता है, सी रॉक्स, उसके ऊपर ये ग्रो होना शुरू हो जाता है पॉरिफेरा, तो ये खुद ससाइल होता है, ठीक है। इनको हम लोग पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, इसको पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। अब इसके बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, दिखने में कैसा दिखता है, ये आपको ऐसा दिखेगा जैसे कोई वाज पड़ा हुआ है, तो मटकी की तरह दिखेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये बड़ा पोर होता है, ये एक बड़ा पोर होता है, ठीक है, इस तरीके से ये पोर्स होते हैं, ठीक है। ये जो आप इसकी बॉडी देख रहे हो, ये वास लाइक बॉडी नहीं दिख रही आपको, इसीलिए हम लोग इसका शेप वास लाइक देखते हैं, वास लाइक लिखते हैं।
ये जो आप छोटे छोटे इसकी बॉडी पे पोर्स देख रहे हो, इन छोटे छोटे पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया या फिर ऑस्क्यूलम, सॉरी ऑस्टिया कहा जाता है। आप ऑस्टम भी कह सकते हो, ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टिया प्लूरल है, ऑस्टियम सिंगुलर है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। अब एक होता है बड़ा पोर, इसका काम क्या होता है भी पढ़ेंगे। एक होता है बड़ा पोर, इस बड़े वाले सबसे लार्जेस्ट ऑस्टिया या फिर सबसे लार्जेस्ट पोर को कहा जाता है ऑस्क्यूलम। ठीक है, इस लार्जेस्ट पोर को क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। सही है। अब इसकी ये अच्छा, एक और पॉइंट मुझे जो लिखना चाहिए था वो ये था कि इसकी जर्म लेयर्स का क्या होता है। 3 होती हैं, 2 होती हैं, 1 होती है, कितनी होती है? देखो, जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर या तो 3 जर्म लेयर्स होंगी या तो 2 जर्म लेयर्स होंगी। अगर 2 होंगी उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 जर्म लेयर्स होंगी, एक ऊपर वाली एक्टोडर्म और एक नीचे वाली एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती। और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्ट जिसके अंदर तीनों होंगी। अब पोरिफेरा के अंदर होती हैं 2 लेयर्स, तो इसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये हो गई एक्टोडर्म और ये हो गई एंडोडर्म। इसके अंदर कोई मीजोडर्म नहीं होती, लेकिन 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 याद रखिएगा, इसके पास ना इस एंडोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, इस जेली लाइक सब्सटेंस को मीजोग्लिया कहा जाता है। मीजोग्लिया भी कह सकते हो, मीजोकाइन भी कह सकते हो, मीजोहाइल भी कह सकते हो, कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, एक ही बात है, मीजोग्लिया ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके पास होती हैं 2 लेयर्स, जिसलिए इसे को कहा जाता है डिप्लोप्लास्टिक। एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया होती है जिसके जो कि नॉन सेल्यूलर होती है। जेली लाइक तो होती ही है लेकिन नॉन सेल्यूलर, कोई भी सेल नहीं होता इसके अंदर प्रेजेंट, इसलिए इसे नॉन सेल्यूलर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो बड़ा वाला पोर है उसे कहते हैं ऑस्क्यूलम, जो छोटे छोटे पोर्स है उसे कहा जाता है ऑस्टिया। सही है। अब ये जो लेयर्स है, यहाँ पे मैंने भी बताया कि लेयर्स होती हैं, डिप्लोप्लास्टिक के 2 लेयर्स होंगी। तो इन लेयर्स को अगर मैं बड़ा सा बना दूँ, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आपका ये ऑस्टिया है, ठीक है, ये आपका ऑस्टिया है, ये है मीजोग्लिया, बीच वाली मीजोग्लिया, ये है एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म। ठीक है, मीजोग्लिया मैंने आपको बता दिया है, जेली लाइक होती है, नॉन सेल्यूलर होती है, कोई सेल नहीं होता है इसके अंदर मौजूद। हाँ, इसके जो सेल्स होते हैं ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मीजोग्लिया के अंदर होते हैं 2 सेल्स प्रेजेंट। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है मीजोग्लिया का। ये मीजोग्लिया के खुद के सेल्स नहीं है, मीजोग्लिया किसी भी सेल से नहीं बना हुआ है, वो तो जेली लाइक सब्सटेंस है। ये एक्टोडर्म, इसके इनके इनके जो सेल्स होते हैं ना वो इसके अंदर आके रिजाइड करते हैं, बस होते हैं इसके अंदर, इसके खुद के सेल्स नहीं होते। अच्छा, जो एक्टोडर्म होता है मेरा, जो एक्टोडर्म होता है उसके अंदर हमारे पास सेल्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ये बाहर आएंगे पोर्स, यानी कि बाहर की तरफ होंगे ना, नज़र ये समझ लो, आपको यहाँ से नज़र आएगा कि आप अंदर जा रहे हो, आपको पहले पहले बाहर से पोर्स नजर आएंगे, पहले आपको ऑस्ट्रिया नज़र आएगा, राइट। ये आप देखोगे यहाँ से, पहले आपको पोर्स नज़र आएंगे, तो मैंने पोर्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रिया, फिर आप बाहर से देखो, यहाँ पे एक्टोडर्म होता है। एक्टोडर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स, और एक और सेल्स होते हैं इनको पोरोसाइट्स कहते हैं। ये दोनों सेल्स मिला के बनाते हैं आपकी एक्टोडर्म, आउटर कवरिंग। ठीक है, पिनेकोसाइट्स पोरोसाइट्स का काम क्या होता है, ये ऑस्ट्रिया बनाते हैं, दे फॉर्म ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया किस काम आता है वो भी पढ़ेंगे।
देखो यहाँ पे सुन लो। अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो कैविटी होती है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को स्पंजोसोल कहा जाता है। मैंने बताया था सोल जहाँ पे आ जाए समझ लेना बॉडी कैविटी की बात हो रही है। तो स्पंजोसोल, स्पंजोसोल यानी कि वो जगह जहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वगैरह हो जाएगी, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन ये सब डिफ्यूजन से होता है, इसके अंदर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारा कैविटी के अंदर होता है, स्पंजोसोल जिसे कहते हैं। सही है। अब ये जो पिनेकोसाइट्स हैं और पोरोसाइट्स हैं, ये मिला के एक्टोडर्म बनाते हैं और ये काम आता है पानी को अंदर डालने में। अब होता क्या है, होता ये है कि ये देखो, ये रहता है पानी के अंदर, राइट, ये रहता है मरीन वाटर के अंदर। मैंने अभी ऊपर लिखा है ना, ये सारा मरीन वाटर में रहता है। मरीन वाटर में रहता है तो इसके अंदर जो पानी है वो ऑस्टिया के ज़रिए अंदर आता है, फिर स्पंजोसोल यानी कि कैविटी में जाता है, फिर ऑस्क्यूलम के ज़रिए ये सारा का सारा पानी जो है वो बाहर चला जाता है। सही है। तो यानी कि जो पानी का वाटर मूवमेंट जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले पानी जो है, पहले पानी जो है वो जाएगा कहाँ पे, ऑस्टिया में, फिर ऑस्टिया से जाएगा स्पंजोसोल में, फिर स्पंजोसोल से जाएगा ऑस्क्यूलम में। ठीक है, ऑस्क्यूलम में। इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा से इस डायग्राम पे आ जाओ तो समझ आ गया एक्टोडर्म में क्या होता है, पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स ये बनाते हैं ऑस्टिया, और पिनेकोसाइट्स पोरोसाइट्स का काम क्या होता है, ये पोर्स बनाता है, ऑस्टिया जिन्हें कहते हैं। और ऑस्टिया का काम क्या होता है, यानी कि पिनेकोसाइट्स पोरोसाइट का काम होता है ये पानी को अंदर लेके आता है। जैसे कि पंप करता है, पानी अंदर आता है, पानी अंदर आता है, फिर स्पंजोसोल में जाता है, फिर स्पंजोसोल के बाद कहाँ जाता है, ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर चला जाता है। तो मकसद क्या है पानी अंदर लाने का, पानी अंदर लाने का ये मकसद है कि पानी जब अंदर आता है तो उसके ज़रिए बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल भी अंदर आता है, तो इसका जो फूड है वो वही है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये फिल्टर फीडर्स होता है। ठीक है, यानी कि पानी को अपने अंदर लेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी खाने लायक चीज़ें है उसे ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी जो पानी है वो बॉडी के बाहर पंप हो जाएगा दोबारा से। समझ आ गई। और पानी कैसे आता है, पहले ऑस्ट्रिया में, फिर स्पंजोसोल में, फिर ऑस्क्यूलम में। तो आपकी जो एक्टोडर्म है वो बनाती है पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, और ये दोनों बनाते हैं फिर आपका ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, फिर उसका थोड़ा अंदर आया जो मीजोग्लिया होती है, मीजोडर्म्स होती नहीं है इनके पास, मीजोग्लिया होती है। और मीजोग्लिया में जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई सेल नहीं होता, लेकिन हाँ एक्टोडर्म एंडोडर्म के सेल्स इसके अंदर पड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं आपके, बेसिकली सेल एक ही होता है, ये सब एंडो, चलो अभी देखते हैं इसको। ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट्स क्या बोलते हैं, अमेबोसाइट्स। ये अमेबोसाइट्स का काम क्या होता है, ये अमेबोसाइट्स बेसिकली इनके पास होता है फ्लैजिला। जब ये फ्लैजिला अपना मूव करते हैं तो बॉडी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होती है, पानी अंदर आता है, तो एक तो ये उसके अंदर काम आता है। ठीक है, दूसरा इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होती है। तो इनका काम होता है गैमेट्स, गैम्यूल फॉर्मेशन, गैमेट्स, सब गैमेट्स भी लिख सकते हो। तो ये लोग ओवास्पर्म बनाते हैं। अमेबोसाइट्स क्या करते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्पीक्यूल्स। क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स क्या करते हैं, स्पीक्यूल आपको सपोर्ट देते हैं। स्पीक्यूल एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। स्पीक्यूल्स खुद किससे बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से और प्रोटीन से, इन चीज़ों से बना हुआ होता है स्पेक्यूल। स्पेक्यूल मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और प्रोटीन। ठीक है, एक्टोडर्म क्लियर, मीजोग्लिया क्लियर। अब आ जाते हैं एंडोडर्म में। एंडोडर्म में हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स या फिर कॉलरोसाइट्स एक ही बात है, कॉलर सेल्स। ठीक है, क्वेनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स एक ही बात है। ये लोग क्या करते हैं, ये वो जो फूड अभी एब्जॉर्ब हुआ है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो क्वेनोसाइट्स का ये काम होता है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है, जो पानी अंदर आता है उससे फूड को फिल्टर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं खाने को,
आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है कोएनोसाइट्स का। सही है। आई होप आपको लेयर्स बहुत क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से इनकी बॉडी काम करती है।